बच्चों, आप लोगों की अभी वीकली यूनिट टेस्ट परीक्षा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को चेंज आ जाए, इसलिए अपना जो लेसन है 7 अभी नहीं कराऊंगी आपके इस एग्ज़ाम के बाद। और अभी हम जो लेसन जो है 8 जो है वो बहुत अच्छी कहानी है, और उस कहानी को सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कहानी मैं ली हूँ। तो जिससे आपको थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाए। और जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा, बराबर ना, अपने समय अनुसार इसे सुनिएगा। लेकिन इसे तो इसलिए भेज रहे जिससे आपका थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाए, बराबर ना। तो यहाँ पे जो बच्चों नाम है माँ, माँ ने मम्मी जने कहो, बराबर ना, माता जननी, बराबर। माँ का है एक कहानी। बच्चों, जब आप लोग छोटे होते हैं तब भी क्या अपनी माँ के पास से बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, माँ या दादी के पास से, बराबर। तो इस पाठ में ऐसा ही है कि राहुल यशोदा का जो पुत्र है वो अपनी माँ राहुल यशोदा से कहता है कि तू मुझे कहानी सुना। और फिर मतलब कि क्या मैं तुम्हारी नानी लगती हूँ? तो कहता नानी तो नहीं लगती हूँ, लेकिन तुम मेरी नानी की क्या हो, बेटी हो, मेरी नानी की बेटी, जिसको आप लोग बोलते हैं मम्मी ना, मम्मी यानी बात हमें लोगों को कहो, बराबर। हिंदी में उसको मम्मी के माँ को क्या कहते हैं, उसे नानी कहते हैं, बराबर। और फिर उसे पूरी कहानी फिर वो सुनाती है। और कहती है कि कहानी का मतलब कि कहानी वो सुनाना शुरू कर देती है। और कहानी में सुन करके राहुल को बड़ा ऐसा एक तरह का रोमांच और उसे आनंद होता, वाह कहानी तो बहुत मज़ेदार है। फिर कहानी वो मतलब कि यशोधरा कहानी उन्हें सुनाती है और बालक को उस कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, बराबर ना। तो कहानी का जो संदर्भ है बच्चों, हम कविता के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, बराबर, जिससे आपको ये बड़ा मज़ा आएगा। आप बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना। कहानी है लेकिन उस कहानी को कविता का स्वरूप दे दिया गया है, बराबर। और जिसे लिखा है इस कविता को मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता को लिखा है, बराबर। यहाँ पे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता को लिखा है। तो माँ कह एक कहानी, बराबर, खे माँ तू एक कहानी अवश्य कह। जैसे छोटे बच्चे होते क्या करते हैं, अपनी माँ से जिद करते हैं ना, माँ वार्ता कहना, माँ कहानी कहना, माँ कहीं कहना, बराबर। और जिस तरह से कृष्ण भगवान छोटे थे तो हमेशा यशोदा मैया उन्हें सुनाने के लिए क्या कहानियाँ सुनाया करती थी, लोरी गाया करती, तब वे सो जाते थे। तो वैसे इस पाठ में भी इस कविता में भी वैसा ही है। तो हिंदी साहित्य जगत के राष्ट्र, तो जो कहानी में जो इस तरह का जो भाव बताया गया है, तो हिंदी साहित्य जगत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में, बराबर, सन 1886 में कहाँ, चिरगांव जिला झांसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से कविता में उनकी रुचि थी, बचपन से उन्हें कविताएं पढ़ना, कविताएं लिखना उन्हें अच्छा लगता था। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। और फिर वो खड़ी बोली की तरफ हो, यानी शुद्ध भाषा उन्होंने हिंदी लिखना शुरू किया। और फिर उनकी भाषा में क्या आया, एक अलग से निखार उभर करके आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी की लिखी महाकाव्य है, वो भी बहुत अच्छी है। और फिर इसके अतिरिक्त यशोधरा यानी कि जो गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा। और फिर पंचवटी बच्चों बहुत अच्छी कविता है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि उस समय का प्रसंग है कि जब राम लक्ष्मण सोते हैं और रात में लक्ष्मण पहरेदारी करते हैं, उस समय का पूरा वर्णन रात का किया गया है। भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और इस कवि का जो निधन हुआ है वह 1964 में। तो बच्चों, हमारे देश में मतलब कि कई धर्म प्रचलित हैं, सबका अपना अपना धर्म होता है और सभी लोग अपने अपने धर्म तो सबका अलग अलग है, लेकिन सभी ईश्वर के प्रति सभी का भाव एक जैसा ही। ग्रंथ में जो हमारा हिंदू जो ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ उठा कर देखो, सब में एक ही बात कही गई है, बराबर। जैसे एग्जाम्पल ले कि जैसे कहते हैं कि इंग्लिश में उसको वाटर कहते हैं, बराबर, तो संस्कृत में उसे जल, हिंदी में उसे
पानी, बराबर। तो वस्तु एक ही लेकिन अलग अलग स्वरूप से क्या करते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे कहते हैं। तो इसमें भी वैसा ही गौतम बुद्ध, मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध क्या है कि जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति उनके मन में बहुत दया भाव है। और इस कविता में संवाद के द्वारा घटना को यहाँ प्रकट किया गया है। और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है और पुत्र राहुल, और इन लोगों के बीच में संवाद हो रहे हैं, उसका यहाँ चर्चा कविता में किया गया है, बराबर। और फिर देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह युक्ति चरितार्थ हुई है कि मतलब कि मारना बड़ा आसान है, लेकिन उस जीव को बचाना क्या बड़ा मुश्किल है। इस बात को यहाँ साबित कर किया गया है कविता के माध्यम से। गौतम बुद्ध के जीवन से, बराबर, संवाद शैली की इस कविता, संवाद यानी वार्तालाप के दौरान गौतम बुद्ध के बचपन से एक घटना का उल्लेख है। इसमें उनका पुत्र राहुल, गौतम बुद्ध का पुत्र कौन है, राहुल, और उनकी पत्नी कौन, यशोधरा, बराबर, कि उस कहानी को दोहराने का आग्रह करता है और उस उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई है, बराबर, कि कौन सी युक्ति जो ऊपर यहाँ लिखी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और उस बात को कैसे कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि ने हमारे सामने रखा है, देखते हैं, बराबर। तो बहुत अच्छी कविता है बच्चों। यहाँ पर देखते हैं कि कविता, माँ कह एक कहानी, हे माँ तू एक कहानी कह, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, बराबर, कि राहुल कहता है कि हे माँ तू एक कहानी कहना। फिर यशोदा जवाब देती है, बराबर, कि क्या तूने मुझे क्या समझ लिया है, तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। ये देखो यहाँ पर बेटा और माँ का चित्र सुंदर अक्षर में बताया गया है, बराबर, देखेंगे यहाँ पर, ओके। और फिर कहते क्या तूने मुझे अपना क्या समझ लिया है, तूने मुझे अपना नानी समझ लिया है। तो कहती है मुझसे यह चेटी यानी दासी, जो घर में जो दासी काम करने वाली है, वो कहता है, वो मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी, बराबर, कि मैं मतलब तू कहती नानी, लेकिन दासी ने क्या कहा, तू तो मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो राहुल अपनी माँ से कहता है कि दासी मुझसे कहती थी कि तू मेरी क्या है, नानी की बेटी है ना, बराबर, जब तेरे को मम्मी ना मम्मी बा, बराबर, तू उनकी ही बेटी है, और इसलिए हे माँ तू कहानी कहने सुना न, भले ही लेटे लेटे सुना, कह एक राजा था एक रानी। यानी कि यहाँ पे बच्चा अपनी माँ को शुरुआत कर देता है कि माँ तो एक राजा एक रानी की कहानी तो सुना, बराबर। उस तरह से वो जिद अपनी माँ से करने लग जाता है, बराबर। और फिर माँ कहती है, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि माँ कहती है कि तू हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी। अब इतना जिद करने के बाद माँ ने क्या किया, कहानी सुनाना शुरू कर दिया। क्या कहा कि सुन मेरे बेटे, तू बड़ा जिद्दी है, तू अब मानेगा नहीं, बराबर, तू है हठी मान धन आने पुत्र, बराबर, हठी आने जिद्दी, कि हे तू मेरा पुत्र बहुत जिद्दी है, तू मानने वालों में से नहीं है। तो माँ कहानी सुनाना शुरू कर देती है। क्या कहती है, सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन ने बगीचा, सवेरे यानी प्रातःकाल सुबह, बराबर, तात भ्रमण, तात आने पिता, भ्रमण आने घूमना, जहाँ सुरभि मन मानी, सुरभि आने यहाँ इसे सुरभि आने का, यहाँ सुरभि आने क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुगंध, बराबर, यहाँ पे क्या होगा, सुगंध। तो सुन मेरे बेटे, तू बड़ा जिद्दी है, तू मानने वालों में से नहीं है, कि एक दिन तेरे पिता सुबह सुबह बगीचे में कहाँ घूमने गए, और वहाँ का जो वातावरण कैसा वातावरण था, बहुत खुशबूदार वातावरण था, और ऐसा वातावरण कि जो मन को भाए, मन को पसंद आए, ऐसा वातावरण वहाँ का था। और वो खुशबू, बगीचे को खुशबू क्या चारों तरफ फैली हुई थी, बराबर। फिर आगे कहानी यशोदा
अपने पुत्र को सुनाती हैं। कहती है, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो फिर मतलब कि वही वही कहानी है, मतलब कि जहाँ पर पिता सुबह सुबह घूमने जाते थे। ओके, और फिर आगे की पंक्ति जो है देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कि हाँ, यहाँ पर ओके, वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता पानी। बराबर, वण वण यानी बगीचा, जो कहाँ घूमने जाते थे, उपवन में, बगीचे में। वण वण यानी तरह तरह के, बराबर, कि उस बगीचे में क्या थे, तरह तरह के वहाँ फूल खिले हुए थे। बराबर, और फिर झलमल कर हिम बिंदु, हिम बिंदु यानी कि जो फूल थे उस फूल पर क्या, ओस की बूंदे गिरी हुई थी। हल्के झोंके हिले मिले, जब हल्की हल्की हवाएं चलती थी, जो ओस की जो बूंदे जिसे कहते हैं आप लोग झांखड़, बराबर, उस फूलों पर, फूलों के पत्तियों पर जो हल्की हल्की हवाएं चलती थी, तो पत्तियों पर क्या, पानी के बूंदे हल्की हल्की क्या, हिलती डुलती थी। बराबर, और फिर यहाँ पे एक लाइन और है, यहाँ पे देख लेते हैं उसको, फिर साथ में फिर मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो है ये लाइन कि लहराता था पानी, बराबर, हाँ हाँ यही कहानी। बराबर, तो कहते हैं कि वहाँ पर मतलब क्या है कि हाँ, वैसा दिखते हैं कि वहाँ पर मतलब कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर में बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। तो माँ यशोदा माँ राहुल को कहती हैं कि बगीचे में रंग बिरंगी तरह तरह के वहाँ फूल खिले थे, और उन फूलों पर ओस की बूंदें जो मतलब कि क्या हो रही थी, झलमल कर यानी चमक रही थी, हल्की हल्की बूंदें जो थी वो कैसे मोती की तरह बूंदें चमक रही थी फूलों पत्तियों पर, और हल्की हल्की जो हवाएं चल रही थी उस हवाओं के साथ क्या था, और फूल हिल रहे थे, और उन पे जो ओसे की जो बूंदें थी वो बूंदें भी क्या हो रही थी, हवा के झोंके के साथ वो भी लहरा रही थी। फिर राहुल ने कहा कि क्या उन पर पानी लहराता था, यानी कि उन फूलों पर पत्तियों पर क्या पानी लहराता था। तो फिर माँ मुझे यही कहानी सुननी है। तो राहुल अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ मुझे अब बस यही कहानी सुननी है, आगे अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। बराबर, फिर आगे की कहानी माँ यशोदा बच्चों सुनाती हैं। बराबर, यहाँ पर देखते हैं, बराबर कहानी देखते हैं कि हाँ, गाते थे खग कल कल स्वर से, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से आया, गिरा विद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हान, हुई पक्ष की हान, करुणा भर भरी कहानी। माँ कहती है कि किसे, अपने पुत्र राहुल से, कि यहाँ पर गाते थे खगाने पक्षी, सुबह सुबह का क्या है वातावरण है, और बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं, उन फूलों पर क्या है, उसकी बूंदें हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, और उसी बीच में क्या है, पक्षियों के कलकल के स्वर चारों तरफ गूंज रहे। बराबर, क्या हो रहा था, पक्षियों के स्वर चारों तरफ गूंज रहे थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। और फिर सहसा एक हंस ऊपर, सहसा ने एकाएक अचानक एक हंस क्या हुआ, ऊपर से गिरा। बराबर, क्या हुआ, ऊपर से एकाएक हंस गिरा, और फिर बराबर गिरा विघ्न होकर खग सर से। बराबर, वह घायल पक्षी क्या नीचे गिरा। यहाँ पर बस खग आने पक्षी, सर आने बाण, किससे घायल था, बाण से घायल पक्षी एकाएक क्या हुआ, वो नीचे गिरता है। हुई पक्ष की हान। बराबर, और फिर क्या हुआ, हान यानी नुकसान, कि उस पक्षी का क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हुई पक्ष की हान, करुणा भर कहानी है। तो यशोदा माँ कह रही है कि वह घायल पक्षी, उसके पंख क्या हुए थे, घायल हुए थे, और दुखी होकर फिर राहुल अपनी माँ से पूछता है
कि पंख घायल हो गया था, तो फिर वह दुख भरी कहानी आगे वो सुनने की कोशिश करता है। बराबर। तो इस तरह की कहानी है। फिर आगे यशोदा माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो चित्र है यहाँ पर कि यहाँ ये कौन है, एक गौतम बुद्ध हैं, घायल जो हंस है उसे अपने गोदी में ले लिए हैं। और यहाँ पर देखें कि सुबह का समय है, पेड़ पौधे हैं, सूर्य उदित हुआ है, पहाड़ है, बराबर। उस तरह का सुबह का प्रकृति नज़ारा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने चित्र व्यक्त किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट लाइन। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेट आया, लक्ष्य सिद्धि का माना। बराबर। कि कह रहे हैं चौक उन्होंने उसे उठाया, कि जैसे ही उस हंस के पंख घायल हुए उनके सामने आकर गिरा, तो तुम्हारे पिता ने क्या किया, तुम्हारे पिता ने उसे अपने गोदी में उठा लिया और फिर क्या किया कि उसके ऊपर अपनी उंगलियां से उसे आश्वासन देने लगे, उसके शरीर पर हाथ घुमाने लगे। और फिर उस हंस को ऐसा लगा कि जैसे उसे फिर से एक नया जन्म मिला है। और उसी बीच में आखेट आने शिकारी, कि जिस शिकारी ने इस हंस को क्या किया था, घायल किया था, वो शिकारी क्या हुआ, उसे लेने के लिए यहाँ किसके पास, इनके पिता के पास वो आता है और फिर वो मांगता है लक्ष्य सिद्धि का माने। बराबर। तो क्या कहता है कि यह तो मेरा शिकार है और यह मुझे वापस कर दिया जाए, इस पर मेरा ही अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। क्योंकि उसका जो निशाना था वो निशाना का सही हंस पर लगा। बराबर। तो बच्चों आपको पता हो कि पुराने ज़माने में भी जो राजाओं महाराजा लोग होते थे वो शिकार करने जाते थे। और आपको पता है कि राजा दशरथ ने भी क्या किया था, शिकार करने गए थे और शिकार करने वन में गए थे। और उसी समय क्या, और श्रवण कुमार अपने माता पिता को क्या पानी पिलाने के लिए जो वन में आते हैं और वहाँ पर तालाब होता है, और जैसे अपने पात्र को, बर्तन को पानी में डुबोते हैं और कलकल की आवाज़ आती है, और राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि उस वन में कोई शिकारी आया है, और एकाएक क्या आड़ से वो तीर चला देते हैं। बराबर। और वहाँ पर क्या होता है कि उनके श्रवण कुमार घायल हो जाते हैं। बराबर। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने रामायण में भी सुना होगा, बराबर ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो वैसे ही यहाँ पर उसी बाण से घायल है हंस पक्षी। बराबर। सिद्धार्थ के बाहों में है, उसे ले पकड़े हुए हैं और उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो निशाना था, मेरा निशाना सही हुआ है, मैं निशाने में क्या सफल हो गया। बराबर। फिर आगे की पंक्ति देखते हैं यहाँ पर कि आगे की पंक्ति जो है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी है। वो कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, या मेरा निशाना, मैंने इस पर निशाना लगाया है और पूरी तरह से यह मेरा ही है, इसे वापस कर दिया जाए। बराबर। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कि तुमने निशाना लगाया, तुम्हारा निशाना क्या है, लेकिन यह कठोर निशाना है, सही निशाना तुम्हारा यह है नहीं, तुम्हें ऐसे किसी प्राणियों को मारना नहीं चाहिए। बराबर। फिर वो क्या करता है, मांगा उसने आहत पक्षी को। बराबर। क्या किया, फिर वो आहत आने घायल, फिर वो घायल पक्षी को मांगने लगा, उचित करने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षिया ने रक्षा करने वाले, ताता ने पिता, तब उसने जो था खगभक्षी। बराबर। कि खगभक्षी यानी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पक्षियों का मांस खाने वाले उसे कहते हैं खगभक्षी। बराबर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कवि मैथिली शरण गुप्त कहना चाह रहे हैं कि जैसे जिसने अपने बाण से उस हंस को घायल किया था, वो फिर वापस मांगते हैं कि भाई यह मेरा शिकार है और मुझे इसे वापस कर दिया जाए। परंतु तेरे पिता क्या करते हैं, तेरे पिता उसकी रक्षा करते हैं, उसे देते नहीं गए और कहते वो अड़ जाते हैं। कहते हैं कि पक्षियों का मांस खाने वाले ऐसे शिकारी के साथ वो मतलब जिद करते हैं और देते नहीं है। और जिसने शिकार किया है वो भी क्या करता है, वो भी हट करने लग जाता है
वो भी जिद करता है कि इस पर मैंने वार किया है तो यह मेरा ही शिकार है और मुझे वापस मिलना चाहिए। लेकिन तेरे पिता उसको वापस देते नहीं है, पर हंस को वापस उस मतलब कि निशाना लगाने वाले को देते नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे बताया है कि हट हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी, कि तेरे पिता ने भी हट कर लिया कि मैं इस घायल अंश को नहीं दूंगा, और शिकारी ने भी जिससे शिकार किया था उसने उसने भी हट कर लिया कि अब मेरा निशाना है तो मुझे ये वापस मिलना चाहिए। अब क्या हुई, दोनों के बीच में क्या बात काफ़ी बढ़ गई। अब बात बढ़ते बढ़ते बात कहाँ चली गई, बात अब इनकी चली गई कहाँ, कोर्ट में, न्यायालय में बात वहाँ पहुँच गई, बराबर। अब विवाद होने लगा फिर उसके बाद, बराबर। तो फिर आगे की लाइन देखते हैं यहाँ पर, हुआ विवाद सदै निर्दय में, बराबर। हुआ विवाद सदै निर्दय में, अब उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद, विवाद यानी बहस, बराबर। दोनों में क्या होने लगा, बहस होने लगा। एक मारने वाला और दूसरा बचाने वाला, दोनों में क्या काफ़ी बहस चर्चा बातचीत होने लगी। निर्दय यानी दयाहीन, यानी कि मारने वाला जो था उसके अंदर दया की भाव नहीं थी। तेरे पिता कैसे थे, दया करते उस पक्षी पर। उभय, उभय यानी दोनों, उभय यानी दोनों, आग्रही थे, दोनों अड़िग थे। फिर स्व विषय यानी कि स्व ने खुद, विषय ने अपनी बात, दोनों अपनी अपनी बात लेकर कहाँ पहुँच गए, बात वहाँ गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जाने। और इस विवाद के झगड़े को लेकर बात कहाँ पहुँच गई, बात न्यायालय में पहुँच गई। न्यायालय जिसे आप लोग कहते हैं कोर्ट, बराबर। वहाँ न्यायालय में बात पहुँच गई। अब फिर उसके बाद यह होता है कि हाँ, फिर सुनी सभा ने जानी, व्यापक हुई कहानी, बराबर, कि सभा में जितने लोग थे सभी ने इस बात को जाना और समझा। और व्यापक आने की यह बात क्या हुई, चारों तरफ फैल गई। व्यापक आने बच्चों कि यह बात क्या चारों तरफ फैल गई, बराबर। कौन सी बात, मारने वाला और बचाने वाले हंस की बातें चारों तरफ फैलने लगी। राहुल, तो अब माँ कहती है कि इतनी कहानी अब तूने सुन लिया है, तब तू बता, बात कोर्ट तक, न्यायालय तक पहुंच गई है तो इसका फैसला क्या हुआगा, अब तू बता। माँ ऐसे प्रश्न अपने बच्चे से करती है। तो कहती है कि राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो माँ यशोदा ने इतनी कहानी अपने पुत्र को सुनाई और फिर कहती है कितनी कहानी तूने सुनी, बात न्यायालय तक पहुँच गया, अब तू बता, अब तू क्या निर्णय लेता है, अगर तूने बात सुनी तो तेरा क्या फैसला इस तरह से होगा। और न्याय पक्ष लेता है किसका, अब न्यायालय किसका पक्ष लेता है, बचाने वाले का कि मारने वाले का। अब तू निर्भय यानी निडर होकर तू सारी बात कह दे, और मैं क्या, मैं भी तेरे बानी यानी मैं भी तेरे मुँह से सुनूं कि तूने पूरी कहानी सुनी, और पूरी कहानी सुनने के बाद तेरा फैसला क्या है, तू किस तरह से बात को सोचता है। माँ मेरी एक बानी मैं सुन रहा कहानी, तो वो कहता है कि माँ मेरी एक ही बानी, मेरी एक ही वाणी है कि मैं क्या, मैं कहानी पूरी तरह से, मैं अच्छी तरह से सुन रहा हूँ, बराबर। फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पर, बराबर, अंतिम लाइन यहाँ पर, कोई हाँ, कोई निरपराध को मारे तो कोई अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी है, बराबर। निरपराध है निर्दोषी, बिना बेगुनाह जिससे कहते, बराबर। उबारे यानी उसकी रक्षा करना, भक्षक यानी खाने वाला, बराबर। और फिर यहाँ पर लास्ट लाइन जो यहाँ पर है इसको देख लेते हैं, न्याय, हाँ, न्याय दया का दानी सुन तूने सुनी कहानी, बराबर। तो इसको यहाँ पर बच्चों देखते हैं, इसको थोड़ा इसको नीचे ला देते हैं जिससे पूरा हमारा ये पूरा हो जाए, ओके। यहाँ पर भी आपको दिखाई देता, ओके। तो यहाँ पर मतलब इसका पूरा कहने का तात्पर्य है कि कोई किसी को बेगुनाह किसी को मार नहीं सकता है, और दूसरा उसे क्यों ना बचाए। अगर किसी ने उसको मारा है तो दूसरे का फर्ज बनता है उसको क्या करे, उसकी रक्षा करे, उसे बचाए और उसे सही न्याय मिले। और हर एक जीव के प्रति क्या हमें न्याय करना चाहिए, उसका पक्ष लेना चाहिए। और फिर बाद में क्या हुआ कि मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में क्या हुआ, सही न्याय सही फैसला
आया। इस तरह से राहुल ने कहा कि दया मतलब कि जीवों के प्रति का दया का दान होना बहुत जरूरी है। यशोदा बोली कि तूने सचमुच किया बना। तो कहती है कि न्याय दया का दानी सुन, तूने सुनी कहानी। कि यशोदा कहती है कि पुत्र तूने सही कहानी सुनी है कि मतलब कि दया और तेरे पिता कैसे थे, बहुत दयालु थे, बराबर सही न्याय करने वालों में से थे। इस तरह की कहानी यशोदा अपने पुत्र राहुल को सुनाती है, बराबर। तो बच्चों इस कहानी को आप अच्छी तरह से सुनना, बराबर, जब भी आपको समय मिले। और इसके बराबर और इसकी शब्दार्थ अभी मैं इसके शब्दार्थ में आपको नहीं भेजूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको भेजूंगी क्या बोलते हैं उसको, आपका जो अभी 6 चैप्टर जो है और उसके मैं वर्कशीट भेजूंगा, आप उसको लिखना, लिखते लिखते और इसको भी ध्यान से ज़रा सा सुनना, जिससे आपको बड़ा आनंद आएगा और मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।